हाय हाय हाय, कितनी गर्मी है। ऊपर से ये पंखा भी मरा मरा सा चल रहा है। ओहो, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया है। मैं तो इस शादी में आकर पछता रही हूँ। घर में एक कूलर तक नहीं। क्यों गोदावरी भाभी, दो दो बेटों की कमाई कहाँ जाती है? कितने साल हो गए मगर अभी तक तुम सबसे एक कूलर भी नहीं लिया गया। मैंने तो अपने घर में मस्त एसी लगा रखी है भैया, एकदम बढ़िया नींद आती है। चंपावती शेखी बघाड़ते हुए अमीरी के दिखावे भरी आड़ में अपने गरीब भाई केदार के परिवार को गरीबी के लिए नीचा दिखा रही थी। एक छोटे मोटे कमरे में ही गोदावरी देवी का परिवार बसेरा लगाया था, जिसमें दो बेटे, एक बहू, उसके दो बच्चे और वह बूढ़े पति पत्नी खुद भी थे। अब की बार चंपावती और केदार अपने छोटे बेटे अरविंद की शादी करने जा रहे थे। रिश्तेदारों की भीड़ उनके घर में लगी थी। ऐसे में गर्मी भूचाल मचा रही थी। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ भी हो रही है, पंखा कर दो ना। अच्छा ठीक है नोनू, तू सो जा, मैं पंखा करती हूँ। बेचारी कविता अपने गरीब सास ससुर की इज्जत को रखते हुए रात भर जाकर कभी रिश्तेदारों को हाथ पंखा करती तो कभी अपने बच्चों को। इसी में उसकी सुबह निकल गई। जैसे तैसे थोड़ी बहुत इंतजामात के साथ बारात दुल्हन के द्वार पहुंची, जहां नुपुर की शादी अरविंद से हो जाती है। और भागने की जल्दी मचाते हुए चंपावती ने कहा, अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। जी अभी तो नहीं, दुल्हन की मुंह दिखाई भी नहीं हुई। मुंह दिखाई तक तो रुक जाइए। नहीं नहीं भाभी, तुम सबने पहले ही बहुत खातिरदारी कर दी है, उसी से मन भर गया चंपा का। मैं और नहीं रुकूंगी। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। चंपावती के इस बर्ताव से बेचारी गरीब ससुराल वालों के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। नुपुर अपने ससुराल आकर देखती है कि वहां सुख समृद्धि की कोई चीज नहीं थी। हालत ये थी कि बड़ी कष्ट और कठिनाइयों से दो वक्त की रोटी का गुजारा चल पा रहा था। शादी की पहली रात उस दिन भीषण गर्मी थी। माँ जी, देवर और देवरानी जी की नई नई शादी हुई है। वो बेचारी खुद अपने मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, हमारा फर्ज बनता है। मैं समझती हूँ बहू, आज के लिए हम सब बाहर सो जाएंगे। ईश्वर ने हमें जितनी जगह जमीन दी है उसी में गुजारा करना होगा। कविता बिछाने के लिए कोने में रखी फटी चिटी चटाई उठाकर जैसे ही जाने लगती है, तभी नुपुर बड़ी नरमी से कहती है, दीदी आप सब कहाँ जा रहे हैं? देवरानी जी, हम सब बाहर सोने जा रहे हैं। आपको और देवर जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बाहर तो हवा भी नहीं चल रही और गर्मी इतनी है। आप सब अंदर सोएंगे बस। ये सुनकर 4 साल के नोनू और 6 साल की मासूम मीठी के चेहरे पर खिली हुई मुस्कान लौट आई। वो झट से नुपुर से लिपट गए। थैंक यू चाची, आप हम सबको अंदर सोने दे रही हो, वरना बाहर बहुत मच्छर काटते हैं। जैसे तैसे सख्ती में भरी गर्मी में एक के बगल में एक करके बहू और गरीब ससुराल वाले हाथ पांव सिकोड़े सोने लगे। तभी एकदम से पंखा चलते चलते रुक गया। हे राम, अब पंखे को क्या हो गया? सुबोध, देख तो जरा। बाबूजी, लगता है तार जल गया है और उसकी पंखुड़ियां भी पूरी तरह से पतली चदरे की हो गई हैं। तो फिर आप एक कूलर ले आइए ना पिताजी, वो बहुत ठंडी ठंडी हवा देता है, फिर हम सब मजे से सोएंगे। नोनू के जुबान से कूलर की इच्छा जताते ही सबकी आंखें नम हो गई और एक बड़ी चुप्पी सी छा गई, क्योंकि हाल फिलहाल सुबोध और अरविंद के पास खास कोई काम धंधा भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से खींचकर रोटी का इंतजाम हो पाता। इसी तरह से वक्त बीता जाता है। जहां अमीर अपने आलीशान घरानों और क्वार्टर में चैन और सुख भरी नींद में सोते, तो वहीं ससुराल वालों का दिन रात गर्मी में पहाड़ सा कट रहा था। बीते वक्त के साथ नुपुर गर्भवती हो जाती और धीरे धीरे मई जून की आग बरसाने वाली भीषण गर्मी